Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 19th lecture of this series of CPC and we are continuing with the res judicata, topic res judicata. In the previous lecture we had completed the title. Today we would start with same parties. अब same parties में मुझे बस दो चार पॉइंट्स बताने हैं. अब same parties means what? अगर पहले वाले सूट में A वर्सेस B था, अगर A वर्सेस B था तो प्रेजेंट सूट में भी A वर्सेस B होना चाहिए. पहले वाले सूट में अगर A वर्सेस B एंड C था तो प्रेजेंट सूट में भी A वर्सेस B एंड C होना चाहिए, मतलब पार्टी सेम होनी चाहिए. अब उस पर और पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा. अब पहला पॉइंट तो ये है कि अगर पहले जो पार्टीज थी तो उनका पार्टीज का पोजीशन अगर इंटरचेंज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. आप चाहो तो इस पहले पॉइंट को लिख लो. सपोज इन द फॉर्मर सूट A एंड B, द पार्टीज आर A एंड B, A वर्सेस B, A filed the suit and in the subsequent suit B has filed the suit against A. So that does not matter. तो parties का position interchange हो जाए, that does not matter. Res judicata will still apply if other conditions are fulfilled. So interchange of the position of the parties does not matter. Res judicata will still apply if the other conditions of section 11 are fulfilled. If the other conditions of section 11 are fulfilled. अब दूसरा पॉइंट है इसमें, जब आपने सेक्शन 11 पढ़ा होगा, there is a word between written somewhere. It is written between the same parties. Between the same parties or parties under whom they or any of them claim litigating. तो उस पर तो बाद में आएंगे, but the word between the same parties. What is the mean by word between? What is mean by the word between? Means the suit was actually contested between them, means there was a conflict of interest between those parties, and then only you will say that the suit was contested between them. अब मेरे और आपके बीच एडवर्स इंटरेस्ट है, तभी तो आप बोलोगे कि दैट द सूट इज बिटवीन मी एंड यू बिकॉज ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. तो बिटवीन का मतलब है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडवर्स इंटरेस्ट, the existence of adverse interest between or a conflict of interest with respect to the subject matter of the suit between those parties. तो इसको भी लिख लीजिए आप. That was the second point, right? Between refers to the existence of a conflict of interest with respect to the subject matter of a suit between the parties. ठीक. अब रिक्वायरमेंट क्या है कि पहले वाला सूट जिन पार्टीज के बिटवीन हुआ था, अब प्रेजेंट सूट भी उनके बिटवीन है, तब रेस जुडिकाटा लगेगा. लुक एट दिस एग्जांपल. मान लो पहले से ए एंड बी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ठीक. ए एंड बी आर जॉइंट ओनर्स ऑफ सम प्रॉपर्टी. सी हैज डिस्पोजेस्ड देम. फाइन. अब ए एंड बी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट सी. सूट डिक्री हो गया ए और बी के फेवर में, और डिक्री मिल गई ए और बी को प्रॉपर्टी की. सूट वॉज फाइल्ड बाई ए एंड बी अगेंस्ट सी. अब आप बताइए कि जो फॉर्मर सूट है, दिस सूट वॉज बिटवीन हुम? दिस सूट वॉज बिटवीन बी एंड सी एंड ऑल्सो बिटवीन ए एंड सी. वॉज इट बिटवीन ए एंड बी? ए और बी का तो जॉइंट इंटरेस्ट था, so the suit was not between A and B. The suit was not between A and B because they had a joint interest between the property. They had a joint interest in the suit property. अब मान लो उनको डिग्री मिल गई, एग्जीक्यूशन हो गया, मकान मिल गया, मकान ले लिया दोनों ने. अब उसके बाद मकान के टाइटल को लेकर इन दोनों में आपस में डिस्प्यूट हो गया. ए ने बी को उठाकर फेंक दिया बाहर, ये मकान मेरा है. अब बी ने सूट किया ए के ऊपर. अब बताइए इस सूट में पहले वाले सूट का रेस जुडिकाटा लगेगा? अभी पार्टीज आप भूल जाइए, कॉज ऑफ एक्शन भी भूल जाइए. अभी हम बिटवीन पढ़ रहे हैं तो बिटवीन के ऊपर बताइए. अब सिंस द फॉर्मर सूट इज नॉट बिटवीन ए एंड बी, देखो पार्टीज भी डिफरेंट हैं, कॉज ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन. सो द फॉर्मर सूट इज नॉट बिटवीन ए एंड बी
because there was no conflict of interest between A and B in the former suit. ठीक, समझ में आया? पहले वाले सूट में ए और बी का जॉइंट इंटरेस्ट था, तो उनका आपसी झगड़ा तो पहली बार अब हुआ है. So you cannot say that the former suit has decided the interest between A and B because there was no conflict of interest between A and B in the former suit, and therefore the res judicata will not apply. अब देखो टाइटल भी कहाँ डिफरेंट है. पहले ए और बी का जॉइंट टाइटल था, अब ए और बी का इंडिविजुअल टाइटल की बात हो रही है, तो टाइटल इज मोर और लेस इज द सेम. राइट, in the former suit A and B had contested for their joint interest against C, and therefore there was no conflict between A and B. But in the present suit there is a direct conflict between A and B. The former suit cannot be said to have been decided between the same parties A and B. तो ये समझ में आया आपको? The present suit में the parties are A and B, and you are seeking a decision between A and B in the present suit. Res judicata तभी लगेगा जब the former suit was decided between A and B. But the former suit was decided between A and B on one side and C on the other side. So A and B का तो कोई conflict ही नहीं था former suit में, and therefore the res judicata will not apply. अब इस सेम केस को प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट वाले केस से रिलेट कर लो. अब आप याद करो कि मैंने प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट पढ़ा रखा है आपको. ए ने बी और सी दोनों पर सूट कर दिया. अब बी शुड हैव बीन अ प्लेंटिफ, बट ही इज नॉट विलिंग टू बिकम अ प्लेंटिफ, सो ही इज अ प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट. अब ये सूट डिसाइड हो गया, और टुमारो देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी बोथ. ए और बी ने आपस में सूट कर लिया. अब ये फॉर्मर सूट इफ इट वाज डिसाइडेड बिटवीन ए एंड बी देन रेस जुडिकाटा विल अप्लाई. एक पार्टी के हट जाने से फर्क नहीं पड़ता, जो मेन पार्टी सेम है, जो एक पार्टी हट जाए या एक पार्टी ऐड हो जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता, रेस जुडिकाटा फिर भी लग जाएगा. उस पर अभी आऊँगा मैं. अब यहाँ पर जो पहले वाला सूट था वो किसके बीच था? बी और सी के बीच और ए और सी के बीच. Was it between A and B also? No, because B was a pro forma defendant and B has a joint interest with A. अब B को तो अल्टीमेटली कोर्ट ट्रांसपोज करके यहाँ पहुँचा देगी और सूट हो जाएगा A एंड B वर्सेस C. और ट्रांसपोज नहीं भी किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज द सूट इज बिटवीन A एंड B वर्सेस C, और A और B के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था. And therefore the subsequent suit which is between A and B, the res judicata will not apply because the former suit was not decided between A and B. समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और पॉइंट लिखिए आप. The parties in the suit should substantially be the same. Parties in the suit should substantially be the same. मतलब एक पार्टी अगर चेंज भी हो जाए, अगर हट भी जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, या एक नया पार्टी ऐड भी कर दो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन मेन जो इशू है, अगर पुराने पार्टीज वही हैं और मेन इशू उनके बीच अभी वही है, तो मेन जो उसी इशू है उनके बीच अभी भी है, तो ज्वाइनिंग और रिमूवल ऑफ वन पार्टी विल नॉट मैटर. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, सपोज पहले सूट था ए और बी के बीच, and there is a substantive conflict between the two. There is a conflict of interest between the two. There was one C who ought to have been added. He was also a proper party. उसको ऐड कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं. ठीक. अब the suit is dismissed, suppose. Now A again file a suit. Now this time he files a suit against B and adds C also. Now C is a party who could have been added earlier also, but he did not. Now as a proper party he added C now. As a proper party उसने C को ऐड कर लिया है. तो अब ये जो सूट है, this suit, the parties are different. Two parties are the same, but an additional party has been added. Now simply because a new party has been added, then res judicata not apply. The answer is no.
फिर भी अगर सब्सटेंशियल कन्फ्लिक्ट ए और बी के बीच है, he has been just been added because he earlier he was not added and he is a proper and necessary party, he should be added, तो उस केस में सी के एडिशन से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों के बीच में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो एक पार्टी और ऐड कर देने से, हाँ अगर ये प्रूफ हो जाए कि सी को ऐड किया गया एंड देयर इज अ सब्सटेंशियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन ए एंड सी and this conflict was not heard and decided in the former suit because she was not a party, then obviously the res judicata will not apply. लेकिन अगर if you find कि नए सूट में एक पार्टी को ऐड कर दिया है और उस पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में पहले जो सूट था वो डिसाइड हो चुका है, इस पार्टी के ऐड करने से कुछ नया कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज नहीं हो रहा एंड द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज द ओरिजिनल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ओनली, then the res judicata will still apply. So you have to look at the conflict of interest और उसके लिए pleadings पढ़ना पड़ेगा आपको। अब इसको लिख लीजिए प्लीज। Alright, if there is a substantial conflict of interest between the parties and has been already decided, then in the new suit, if a new party is added, then res judicata will still apply. If conflict of interest remain the same and was already decided in the former suit, then the res judicata will apply if conflict of interest remain the same and was already decided in the former suit. But if the joinder of new party creates a new conflict of interest, then res judicata will not apply. ठीक, अब एक क्वेश्चन लिखो आप। Can res judicata apply between co-plaintiffs and co-defendants? Can res judicata apply between the co-plaintiff and co-defendants? If there is a substantive conflict of interest between co-defendants and now in a fresh suit, these co-defendants are adverse parties and that conflict has been already decided, then res judicata will apply. ठीक, लेकिन अगर को-डिफेंडेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था तो रेस जूडिकाटा सब्सिक्वेंट सूट में नहीं लगेगा। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। अभी अभी हमने प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट वाला एग्जांपल देखा था। अब यहाँ पर सवाल दूसरा है, उसको समझिए आप। ये एमपी जुडिशरी में आया था ये सवाल। मान लो ए ने बी पर सूट किया था और सी भी को डिफेंडेंट था और बाद में बी और सी के बीच में सूट हो गया। पिछले सूट में ये दोनों को डिफेंडेंट्स थे, तो क्या इस सूट पर पिछले सूट का रेस जूडिकाटा लगेगा? तो यही तो हम तब से पढ़ रहे हैं। रेस जूडिकाटा कब लगेगा? जब इन दोनों में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब होगा? जब इन दोनों में से कोई एक प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट होगा। दोनों में से कोई एक प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट है तभी तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब here if there was a conflict of interest that has been already decided and again there is the same conflict of interest here, then obviously since it is already been decided, then res judicata will apply. But if there is no conflict of interest here and conflict of interest is first time arisen in this suit, then obviously that conflict has not yet been decided, तो रेस जूडिकाटा विल नॉट अप्लाई। ठीक, देखो दो को डिफेंडेंट या को प्लेंटिफ के बीच रेस जूडिकाटा सब्सिक्वेंट सूट में कब लगेगा? जब आज जो उनके बीच कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनके बीच पिछले सूट में था और वो डिसाइड हो चुका है, तभी तो रेस जूडिकाटा लगेगा। अब सपोज इन दिस एग्जांपल ए हैड फाइल्ड सूट अगेंस्ट C for possession and he made B as a pro forma defendant. B ought to have been plaintiff but B refused, so he was made pro forma defendant. अब
अब सपोज टुमारो देयर इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन बी एंड सी विद रेस्पेक्ट टू सेम हाउस एंड बी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट सी। मान लो ये सूट डिसाइड हो गया, फिर बाद में उसी हाउस को लेकर बी और सी को, उसी हाउस को लेकर कन्फ्लिक्ट हो गया बी और सी में, और फिर से सूट कर दिया बी ने उसके ऊपर। अब बताइए इनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके रेफरेंस में रेस जुडिकाटा पिछले सूट का कब लगेगा? जब वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनके बीच यहाँ पे था, and as a matter of fact you know that the same conflict of interest was there because B was a pro forma defendant. In the former suit the conflict was between them, but A और B का आपस में कोई conflict नहीं है। So कल को अगर A और B का आपस में कोई सूट हो जाए, then res judicata will not apply। ठीक, res judicata will not apply because there was a joint interest of both the parties। लेकिन अगर बी और सी में सूट हो जाए, res judicata will apply because there was a conflict of interest heard and decided in the former suit between B and C। तो इसको थोड़ा सा लिख लो। Right, in the former suit if the co-defendants had a conflict of interest which was heard and decided for instance, if one of the defendant was a pro forma defendant in the former suit, then in subsequent suit between same co-defendants, if the same conflict of interest will arise, res judicata will apply। ठीक, अब ये बताइए को प्लेंटिव्स में ये सिचुएशन अगर अराइज होगी तो क्या होगा? तो सवाल दोनों का था, को प्लेंटिव्स एंड को डिफेंडेंट्स। अब को डिफेंडेंट्स का तो बता दिया, अब को प्लेंटिव्स में ये सिचुएशन अराइज होगा कि नहीं? दो पार्टीज पहले को प्लेंटिव थे और अब उनमें डिस्प्यूट हो गया, और प्रेजेंट सूट में दोनों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ सूट कर दिया, तो ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पिछले सूट में डिसाइड हो चुका है, तो इस ग्राउंड पर विल यू अप्लाई रेस जुडिकाटा? फॉर एग्जाम्पल there is a suit between A, B and C. There is a suit between A and B versus C. Decided? The suit is decided. ठीक, and now A files a suit against B. A files a suit against B. अब here will the res judicata of former suit will apply? And that will apply only when there is conflict of interest between these two। यही होगा, that will apply only when there is conflict of interest between A and B। अब A और B में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रूव कर दो तो रेस जुडिकाटा लग जाएगा फाइन। लेकिन नॉर्मली ऐसा सिचुएशन आएगा नहीं, क्योंकि दो प्लेंटिव्स जिनका आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है एक सूट में जॉइन टुगेदर होंगे नहीं। दो प्लेंटिव, टू प्लेंटिव्स who have got mutual conflict on issues, they cannot join together in the same suit। और नॉर्मली अगर ऐसा होगा तो द कोर्ट विल स्ट्राइक आउट वन ऑफ देम एंड मे बी सेपरेट द ट्रायल्स। तो डिफेंडेंट का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इशू हो सकता है, क्योंकि डिफेंडेंट अपनी मर्जी से नहीं आते, उनको पार्टी बनाती हो। लेकिन दो प्लेंटिव जिनका आपस में कन्फ्लिक्ट है, फॉर एग्जांपल ए कहता है कि ये मकान मेरा है और बी भी कहता है कि ये मकान मेरा है, तुम्हारा नहीं है, तो ए और बी में झगड़ा है और किसी थर्ड पार्टी ने कब्जा कर रखा है और ए और बी ने मिलकर सूट कर दिया कि चलो सूट कर देते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज सच नहीं हो सकता और बी का, सूट अलग अलग हो गया। एक चीज़ कर सकते हैं मिलकर, जैसा आप डिसाइड कर दो, मकान अगर मेरा है तो मुझे दे दो, और मेरा नहीं है, उनका है उनका तो उनको दे दो, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। हम अल्टरनेटिव क्लेम कर रहे हैं, या तो मुझे दे दो, या उनका है तो उनको दे दो, या दोनों का है तो दोनों को दे दो। तो उस तरीके से ये जॉइन टुगेदर हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मैनिफेस्ट करके आप सूट में नहीं जा सकते। एंड देयरफॉर दिस सिचुएशन नॉर्मली इन द केस ऑफ को-प्लेंटिव नॉट अराइज। तो इसको लिख लो आप। राइट, theoretically it may be possible that if the
conflict of interest between co-plaintiffs has already been decided, then in a subsequent suit between the co-plaintiffs, res judicata will apply. But practically two plaintiffs having a conflict of interest will not join together in a same suit. So practically this situation may not arise. I am saying may not arise. I am not saying will never arise. Practically this situation may not arise. ठीक, ये जो सवाल आएगा ना आपका, कैन देयर बी ए रेस जुडिकाटा बिटवीन टू को प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स, तो डिफेंडेंट वाले में तो एक्सप्लिसिटली समझाओगे प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट वगैरह का एग्जांपल लेके, लेकिन को प्लेंटिव्स में आप बताओगे कि हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं। दो प्लेंटिव्स का अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो सेम सूट में ज्वाइन टुगेदर नहीं करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल हो सकता है जो मैं तब बताऊंगा आपको जब ऑर्डर 1 पढ़ेंगे। जब ऑर्डर 1 पढ़ेंगे वहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा ऑल्टरनेटिव क्लेम वाला। ये एग्जांपल जो ऑल्टरनेटिव क्लेम वाला जो बोला था अभी कि ये मकान मेरा है तो मुझे दे दो, इसका है तो इसको दे दो, या फिर दोनों का है तो दोनों का आधा आधा दे दो। तो ऐसा अगर सूट करते हो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, मैंने और आपने मिलकर क्लेम किया कि जैसा ये मकान मेरा भी हो सकता है, ये मकान उसका भी हो सकता है, लेकिन हमको आपस में नहीं लड़ना, मैं उसको डिफेंडेंट नहीं बनाना चाहता। आप मकान मुझको दे दो या इसको दे दो या दोनों को मिलाकर दे दो। मान लो वहाँ पर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि मकान आधा आपका और आधा मेरा है। अब बाद में आपने सूट किया आपस में, मान लो मैंने सूट कर दिया आपके ऊपर मकान पूरा मेरा है और आप कहते हो कि मकान पूरा आपका है, तो वहाँ पर बताइए लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लगेगा उधर। सो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर द प्लेंटिफ्स हैव जॉइंड टुगेदर, conflict of interest was there and plaintiffs have joined together but they have made a alternative claim। अगर एक दूसरे के खिलाफ क्लेम कर रहे हैं तो सेम सूट में नहीं आएगा। मान लो मैं कहता हूँ कि यह मकान मेरा है और आप कहते हो कि मकान मेरा है, और कोई थर्ड पार्टी जिसका खिलाफ हम दोनों का झगड़ा है, जब मैंने और आपने मिलकर सूट कर दिया उसके खिलाफ, अब प्लीडिंग क्या है? ऐसे सिर्फ मकान मेरा है, मैं तो कह रहा हूँ मकान सिर्फ मेरा है, एंड यू आर सेइंग दैट सिर्फ मेरा है, मकान सिर्फ मेरा है। तो इस सिचुएशन में दोनों प्लेंटिफ्स में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है एंड दे आर कंटेंडिंग इट, तब they cannot be joined together in the same suit. So if you are making alternative claims, either mine or his, then you can go for joinder of plaintiffs and बाद में दोनों के बीच res judicata लग सकता है। Therefore I am saying that it will never apply, it may apply। अब इसमें एक सेंटेंस लिख लो, लेकिन इसको एक्सप्लेन तब करना जब मैं ऑर्डर 1 में ये एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा ऑल्टरनेटिव क्लेम वाला। इसमें एक सेंटेंस बस लिख लो। सो राइट, इन द केस ऑफ को प्लेंटिव्स हाउएवर रेस जुडिकाटा मे अप्लाई इन द सब्सिक्वेंट सूट इफ देयर वाज अ conflict of interest between the co-plaintiffs in the former suit, but they had not contended against each other, rather they had made alternative claims in the former suit, fine। अब इसमें जो एग्जाम्पल मैं ऑर्डर 1 में पढ़ाऊंगा उसमें बाद में चाहो तो उसको आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ठीक, तो अंडरस्टूड और नॉट? दो डिफेंडेंट्स में नॉर्मली ऐसा हो सकता है, वन प्रोफॉर्मा एंड अदर नॉर्मल डिफेंडेंट, that conflict of interest was there, res judicata will apply, not always, but if the conflict of interest was proved। अब दो प्लेंटिफ अगर बिल्कुल एडवर्स इंटरेस्ट होगा और दोनों एक दूसरे के खिलाफ प्लीड कर रहे हैं तो सेम सूट में प्लेंटिफ हो ही नहीं सकते, को प्लेंटिफ हो ही नहीं सकते, दोनों के सूट अलग होंगे।
लेकिन अगर दोनों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है लेकिन एक दूसरे के खिलाफ प्लीड नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेटिव क्लेम कर रहे हैं, then the conflict of interest was there, it was decided in the former suit, and in the subsequent suit res judicata will apply. In the subsequent suit res judicata will apply. ठीक, but normally that situation is very rare. ठीक, so that is all. And next we have to get into next issue, that is under whom they claim litigating under the same title. Parties under whom they claim litigating. तो हेडिंग लिख लो, parties under whom they claim litigating. Now you see what is meant by the claiming under the same party. मतलब पिछले सूट में जो पार्टीज थी, suppose the parties were A and B, in the present suit suppose it is X and Y. Now obviously the parties are different, so res judicata will not apply. But if it can be proved that X has derived his title to the subject matter from A and Y has derived his title from B, then you will say that Y is claiming under B and X is claiming under A. If you can prove that they are claiming under the parties to the former suit, then res judicata will apply. अब ये deriving the title from the parties from the former suit. They are deriving the title from the parties to the former suit. How will you prove that? हो सकता है ए मर गया और ए का एक्स जो है बेटा बेटी कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और बी भी मर गया एंड वाई इज द सन डॉटर वाइफ एनीवन ऑफ बी. सो यू विल से दैट इन सक्सेशन they have derived their respective titles. So that is where you can say that they have derived. It is not only that, it can be other processes also. For example, there is a suit between A and B earlier. ये एग्जाम्पल पहले भी बताया था मैंने आपको. This is a house, suppose this is a house with respect to which suit is there, and in that suit the decree was in favor of A. पिछले सूट में the decree was obtained by A in his favor with respect to the ownership and possession of the house. अब after that A sold the house to C, क्योंकि मकान का डिग्री मिल गया उसको, उसने मकान बेच दिया C को. ठीक, अब बाद में B has filed a suit against C claiming the title and possession of the house, ownership and possession of the house. अब जब C को मकान मिल गया, house was sold to C, then thereafter later on some time B files the suit against C claiming that I am the owner and I need the possession. अब बताइए यहाँ पर this party is the same. अब C कहाँ से आया? C के पास जो मकान था उसका टाइटल कहाँ से आया? कहाँ से टाइटल डराइव किया उसने? Because A has sold the house to C, so C has derived the title to the house through the sale from A, and therefore res judicata will still apply. So there can be so many ways. अब हो सकता है A ने बेचा ना हो, A ने C को गिफ्ट कर दिया हो. अब A ने मकान गिफ्ट कर दिया C को, then also he derived the title from A. समझ में आ रहा है? तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इसी एग्जाम्पल को. There was a property with respect to which there is a suit between A and B. The decree was passed by the court in favor of A. Now after A got the decree, A gifted the house or sold the house, whatever. या A ने मरने के पहले वसीयत बना दिया किसी के नाम पर. It can be will, it can be gift, it can be sale, it can be succession, whatever means. A gifted the house to C. अब B later on does not file the suit against A. B files a suit against C. Now the issue is your title पहले वाले में भी ओनरशिप था और यहाँ पे भी टाइटल ओनरशिप है. मैटर इन इशू भी सेम है. बी कह रहा है कि मकान मेरा है और ए कह रहा है कि मकान मेरा है. दोनों का द मैटर इन इशू इज सेम. सो एवरीथिंग ऑफ सेक्शन 11 इज प्रूव्ड. पार्टीज में एक पार्टी डिफरेंट है. पहले सी नहीं था, नाउ इज सी. Now it is C. On the face of it, you will say that the res judicata will not apply because one of the parties is different. At least one of the parties is different.
but res judicata will still apply. Why? Because this different party C has derived his title, or he is claiming under what? A. Because he has derived the title to the said property through the gift, sale, will, etc. made by A. And that is where you will say that C is claiming under A, who is the party to the former suit. So there has to be a litigating connection. इस शब्द का ध्यान रखिएगा. There has to be a litigating connection. पहले वाले सूट में A was contesting against B. In the former suit A was contesting against B. And in the present suit B is contesting against C. B is the same, but C is having the litigating connection with A because the title under which C is defending the suit, that title he has derived from a party to the former suit. तो जब फॉर्मर सूट के पार्टी के पास जो टाइटल था, फॉर्मर सूट के पार्टी के पास टाइटल था, उसने टाइटल ट्रांसफर किया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द लिटिगेटिंग कनेक्शन. तो ये जो ए और सी का कनेक्शन है, दैट सेल, गिफ्ट एक्सेट्रा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लिटिगेटिंग कनेक्शन. उसी को आप बोलते हो क्लेमिंग अंडर द पार्टी टू द फॉर्मर सूट. अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में लिटिगेटिंग कनेक्शन क्या है? द लिटिगेटिंग कनेक्शन इज द फैक्ट दैट सी हैड डिराइव्ड द टाइटल बाय द गिफ्ट फ्रॉम ए. So it can be gift or purchase, whatever. Suppose it is gift, so C had derived the title by the gift from A. तो इसको आप लिख लीजिए सेंटेंस को. So right, there has to be a litigating connection. There has to be a litigating connection between a party to the present suit and a party to the former suit. It can be any of the legal processes. It can be any of the legal process by which the party to the present suit has derived his title from the party to the former suit. अब इसमें एग्जाम्पल आप चाहो तो लिख लो. इट कैन बी अ गिफ्ट, सेल, विल, इंटरस्टेट सक्सेशन. ठीक, और भी हो सकते हैं जैसे रिवर्सनर. इफ़ यू अंडरस्टैंड रिवर्सनर तो लिख लो इसको, वरना बाद में पढ़ोगे. द टाइटल थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्जन. रिवर्सनर लिख लो, काफ़ी है. टाइटल थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्जन. व्हाट इज अ रिवर्सनर? जस्ट इन वन सेंटेंस आई एक्सप्लेन. मान लो बी के लिए किसी प्रॉपर्टी का लाइफ इंटरेस्ट या लाइफ स्टेट क्रिएट कर दिया इन्हें बी के लिए किसी प्रॉपर्टी का लाइफ स्टेट क्रिएट कर दिया. मतलब जब तक तुम जिंदा हो तब तक इस प्रॉपर्टी को यूज़ करो. प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, एलिनेट नहीं कर सकते. प्रॉपर्टी का इनकम आप यूज़ करो, और जिस दिन आप मरोगे उस दिन ये प्रॉपर्टी वापस मेरे लीगल ईयर्स को पहुंच जाए. अगर मैं जिंदा हूँ तो मुझे आ जाएगा, और अगर मैं मर गया हूँ तो मेरे लिए लीगल ईयर्स को मिल जाएगा. तो इसके जो लीगल ईयर्स होंगे जिसको ये प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करेगी बी के मरने पर, दे विल बी कॉल्ड द रिवर्सनर्स. ठीक, अब आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट. लीगल ईयर्स गेट द प्रॉपर्टी व्हेन, नॉट व्हेन द ए डाइड, इट इज व्हेन बी डाइड. जिस दिन बी मरता है उस दिन अगर ए ऑलरेडी डेड होता तो उस दिन ए के कौन कौन लीगल ईयर्स हैं उनको प्रॉपर्टी रिवर्ट बैक करेगी. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द रिवर्सनर. अब रिवर्सनर मान लो बी का किसी मैटर में सूट हुआ था. अब बी के मरने के बाद प्रॉपर्टी ए के लीगल ईयर को चली गई. अब कल को मान लो उस लीगल ईयर के साथ दूसरी पार्टी का फिर से सूट हो जाता है, तो ऑब्वियसली लीगल ईयर ने टाइटल कहाँ से ड्राइव किया? बी से, और बी का सूट हो चुका था किसी और के साथ. उसी के साथ अब इसका सूट हो रहा है लीगल ईयर का. Obviously, he has derived his title from B, and therefore res judicata will apply. So it can be sale, gift, reversioner, it can be succession, it can be intestate succession, whatever. Now A could himself be the reversioner if A was alive. If A was alive, then A himself could be also the reversioner. ठीक. So means we have discussed three things till now. We have discussed title,
Then we have also discussed same parties, and then parties claiming under the same parties, under the parties to the former suit, under the parties to the former suit. ठीक, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा दैट विल बी मैटर इन इशू। फिर उसके बाद द कंस्ट्रक्टिव रेस judicata and everything you will be discussing. The matter in issue, what they are saying is the matter directly and substantially in issue in the present suit was also directly and substantially in issue in the former suit। ठीक, तो उस मैटर इन इशू पे रेस judicata लग जाएगा। तो मैटर इन इशू पे तो रेस judicata लगता है। So they are saying matter directly and substantially in issue was also directly and substantially in issue in the former suit। जो प्रेजेंट सूट में मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, वही मैटर पिछले सूट में भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था। तो उस मैटर इन इशू पर रेस judicata लगेगा। या तो सारे इशू सेम है तो सूट पे लग जाएगा, और अगर कुछ इशूज कॉमन है तो उन इशूज पर, सिर्फ उन इशूज पर रेस judicata लगेगा। आई होप यू कैन रिकॉल। सारे इशूज सेम है तो पूरे सूट पर रेस judicata लगेगा, और अगर कुछ इशूज सेम है तो ओनली ऑन दोज इशूज द रेस judicata विल अप्लाई। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय मैटर इन इशू। अब सेकेंडली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय डायरेक्टली एंड substantially in issue, and thirdly we have to understand what is meant by matters collaterally and incidentally in issue। तो देखो, जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू नहीं है, जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू नहीं है, वो कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू है। ऐसे ही तो होगा। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, एंड यू नो दैट वॉट एवर इज नॉट directly and substantially in issue will be collaterally and incidentally in issue। ठीक, तो अब आप सिर्फ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू पढ़ लो and see in the suit whether it is directly and substantially in issue or not, and if no then it is collaterally, और collaterally issues पर res judicata नहीं लगता। ठीक, so once you have discussed this, then from here only we will shifting to, we will understand the concept of constructive res judicata। क्योंकि constructive res judicata हो या direct res judicata हो, दोनों मैटर्स इन इशू पर लगता है। अब देखो, what is difference between constructive and direct res judicata। देखो, अब a matter which was actually raised in the former suit and was heard and decided, and now in the present suit it was again raised, so on that direct res judicata will apply। क्योंकि वो पहले सुना जा चुका है एक्चुअली और डिसाइड हो चुका है, तो अब उस पर सुनवाई नहीं होगी, दैट इज डायरेक्ट रेस judicata। बट सपोज देयर इज अ मैटर इन द फॉर्मर सूट विच द पार्टी न्यू, उसको पता था, एंड देयरफॉर ही इज ड्यूटी बाउंड टू रेज इट। क्योंकि आपको अपना सूट कॉम्प्रिहेंसिव बनाना पड़ता है, सारे मैटर्स रेज करने पड़ते हैं, बट ही डिड नॉट रेज इन द फॉर्मर सूट, उसने उठाया नहीं मैटर, और अब प्रेजेंट सूट में वही मैटर वो रेज कर रहा है। तो अब ये जो मैटर है ये पहले उठाया नहीं गया था, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव रेस judicata, जिस मैटर को आपने पहले उठाया नहीं, कोर्ट में प्लीड नहीं किया, लेकिन दैट वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, और अब आप फ्रेश सूट में उसको रेज कर रहे हो, तो उस पर कंस्ट्रक्टिव रेस judicata लगेगा। और जिस मैटर को आपने पहले रेज कर दिया था और कोर्ट ने उसको हियरिंग करके डिसाइड कर दिया है, उसको दोबारा रेज कर रहे हो, तो उस पर डायरेक्ट रेस judicata लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रीड द एक्सप्लेनेशन नंबर 3 and 4 ऑफ सेक्शन 11। अब इसमें एक्सप्लेनेशन 3 रिलेट्स टू डायरेक्ट रेस judicata and explanation 4 relates to constructive res judicata। I am just reading it। The matter above referred to must in the former suit have been alleged। Alleged मतलब क्या? Raised, actually raised। The matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other।
मतलब अगर फॉर्मर सूट में आपने किसी मैटर को एक्सप्रेसली एलेज किया था, रेज किया था, और वो अपोजिट पार्टी ने एडमिट किया, डिनाई किया, और कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो प्रेजेंट सूट में जब आप उसको रेज करते हो तो वहाँ पर रेस जुडिकाटा लगेगा। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस जुडिकाटा। अब अगर आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन 3 पढ़ोगे तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का कोई स्कोप ही नहीं है, बिकॉज दे आर क्लियरली सेइंग कि हम जिस मैटर की बात कर रहे हैं सेक्शन 11 में, मैटर इन इशू, दैट मैटर शुड हैव बीन alleged means what, raised, then only res judicata will apply on the present suit. So this is not talking about the constructive res judicata. Explanation 4 talks about constructive res judicata. If you see any matter which might, मतलब पार्टी को पता था, नॉलेज था उस मैटर का, तो वो उसको रेज कर सकता था, उसको नॉलेज था, वो उसको रेज कर सकता था। एनी मैटर विच माइट एंड ought to have been made, ought to have been made means what, it is his duty to raise it. अगर मैं सूट करता हूँ और मुझे एक मैटर इन इशू पता है, तो it is my legal duty to raise that, because it is my duty to make the suit comprehensive. Multiplicity of suit proceedings अवॉइड करना मेरी ड्यूटी है। अब एक मैटर मैं अभी रेज करूँगा और एक मैटर बाद में और एक मैटर किसी और सूट में, तब तो अननेसेसरी मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स होगा। सो if I am aware of some matter in issue, so it is my duty, I ought to raise it. Any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack by the plaintiff and defense by the defendant. Attack तो plaintiff ही करेगा and defense is done by the defendant. Grounds of defense or attack in such former suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue in such suit. ठीक, मतलब कोई एक बात जो पिछले सूट में आप रेज कर सकते थे और करना भी चाहिए था, लेकिन आपने उसको रेज नहीं किया, अब प्रेजेंट सूट में आप उसी बात को रेज कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं कि उसको भी आप मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू मानोगे और उस पर भी रेस जुडिकाटा लगेगा। सो हियर इट इज कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ठीक, सो आई विल एक्सप्लेन दिस व्हेन आई कम टू डिटेल्ड डिस्कशन। अब देखो एक छोटी सी बात, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज, अब ये एग्जांपल पहले लिया भी था मैंने। अब ए को अपने फादर से प्रॉपर्टी वसीयत के थ्रू मिल गई है, फादर ने वसीयत बनाया था, अदरवाइज भी उसको इंटेस्टेट सक्सेशन में प्रॉपर्टी मिली है। अब बी ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, बी हैज टेकन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ए हैज फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी। अब ए वांट्स द ओनरशिप एंड द पोजीशन। अब ए के पास दो मैटर इन इशू हैं, एक तो ये है दैट आई एम द इंटेस्टेट सक्सेसर, फादर के मरने पर मुझे सक्सेशन में प्रॉपर्टी मिली है, और दूसरा ये है कि दैट ही इज अ टेस्टामेंट्री सक्सेशन, क्योंकि फादर ने वसीयत भी बनाया था। अब इस सूट में उसने क्लेम किया सिर्फ इंटेस्टेट सक्सेशन। He claims that I am the owner because I have got the intestate succession of the property, and hence I have right to possession of the property after the death of my father. Now he was aware of the will, but he does not raise the question of the will. अब कोर्ट ने सूट डिसमिस कर दिया, हो सकता है वो इंटेस्टेट सक्सेशन प्रूव नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, द सूट वाज डिसमिस्ड। शायद he could not prove that I am the son of my father, किसी कारण से he could not prove। मान लो he was an adopted son और adoption deed मान लो void था, तो ऐसा हो सकता है adopted son था और adoption deed void था, and therefore his sonship was not proved, the suit is dismissed। अब मान लो ये दोबारा सूट करता है and this time he claims that I still have the ownership because of the will। अब ये जो will वाली बात अब उठा रहा है, this is also a matter in issue, how did you become the owner because of the will, and that was also a matter in issue, intestate succession। अब this matter in issue he knew at the time of the former suit, now he might have raised it or not, he had the knowledge, then he might have raised it, and since he is a party contesting the suit, filing the suit, so it is his legal duty to make the suit comprehensive
and avoid the multiplicity of proceeding. So he was also duty bound to raise that issue, whereas he did not. तो उसी के लिए लिखा है उन्होंने फोर्थ एक्सप्लेनेशन में, he might and ought to have raised, he ought to have raised it. ought क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी है रेज करना, और might क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मैटर है. अब इसको इसने पिछले सूट में रेज नहीं किया था. अब प्रेजेंट सूट में इस इशू पर, इस मैटर इन इशू पर डायरेक्ट रेस जुडिकाटा तो नहीं लग सकता, क्योंकि डायरेक्ट तो तब लगता जब उसने वसीयत वाली बात पहले रेज की थी और वो डिसाइड हो गया था. अगर प्रेजेंट सूट में वो इंटरस्टेट सक्सेशन की बात रेज करता है तो फिर इंटरस्टेट सक्सेशन में डायरेक्ट रेस जुडिकाटा लग जाएगा, क्योंकि वो तो पहले डिसाइड हो चुका है. बट व्हाट अबाउट दैट विल? Will was not raised in the former suit, and therefore will was not raised in the former suit, though he might and ought to have raised the issue, but he did not. So on this will wala point, constructive res judicata will apply and explanation 4 will be applicable. अब देखो होता क्या है, टेक्निकली होता क्या है, तो समझिएगा, इसको बुक्स में नहीं मिलेगा आपको. अब देखो होता क्या है, जब ये सूट डिसाइड हुआ था, ध्यान दीजिएगा, जब ये सूट डिसाइड हुआ था तो हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी मैटर्स इन इशू थे सारे डिसाइड हो गए. व्हेन दैट सूट वाज डिसाइडेड, वी प्रिज्यूम दैट व्हाटएवर मैटर इन इशू वाज देयर, दे ऑल हैव बीन डिसाइडेड. मींस व्हाट? द मैटर्स इन इशू व्हिच वाज रेज्ड, दे आर आल्सो डिसाइडेड, एंड मैटर्स that are directly and substantially in issue which ought to have been raised, which might have been raised but were not raised, it will be presumed that the court has decided impliedly those issues also. So that is the reason for res judicata. एक मतलब सिंपल सी बात है, इस सूट में जितने भी मैटर्स इन इशू थे, आपकी ड्यूटी थी आप उसको रेज करो. अब आपने किया या नहीं किया, जब सूट एक बार डिक्री हो जाए तो माना जाएगा सारे इशूज डिसाइड हो गए. अब ये जो विल वाली बात है, विल पे रेस जुडिकाटा इसलिए लगेगा क्योंकि विल के लिए माना जाएगा कि विल वाली बात इम्प्लाइडली कोर्ट ने डिसाइड कर ली है. अब ये तुम्हारी गलती, तुमने रेज नहीं किया, लेकिन हम मान कर चलेंगे कि ये डिसाइड हो चुका है, एंड देयरफॉर विल वाली बात पर भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लग जाएगा. सो आई एम रिपीटिंग दैट इन इंग्लिश. whenever you file a suit, there are several matters directly and substantially in issue. So it is the duty of the party, plaintiff or defendant, to raise all those matters in issue in the court. Now you raise it or not, but when the court decides the suit, then it will be deemed impliedly that all those issues which were raised, obviously that has been expressly decided, and even those issues which are not raised but which might and ought to have been raised, those issues also have been impliedly decided by the court, and therefore in the subsequent suit, if the other conditions of section 11 are fulfilled and you raise any such issue which you might and ought to have raised in the former suit but you did not, then if you raise that issue, then it will be deemed that the issue has been impliedly been decided by the court in the former suit, and therefore res judicata by construction, by implication, will apply, and that is why it is called constructive or implied res judicata. By construction means क्या? एक्चुअली तो वो इशू डिसाइड हुआ नहीं है, लेकिन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम इम्प्लाई करते हैं कि वो इशू डिसाइड हो गया है, एंड देयरफॉर इन द सब्सिक्वेंट सूट you say it is constructive res judicata. So is it fine? ठीक. अब पहले तो थोड़ा आप मैटर इन इशू पे लिखें, and what is meant by matter directly and substantially in issue, and then we distinguish that with matters collaterally and incidentally in issue. और उसको लिखने के बाद लास्ट में we come to constructive res judicata. Now I will dictate all these points to you. Please write. And you will also have to see the difference between matter in issue, cause of action and relief. तो लिखना शुरू करो आप. Write down. Right. Matters in issue are certain facts which revolve around the cause of action of the plaintiff
and the defense of the defendant. These facts are those from which the title and the cause of action, as well as the defense of the defendant, have been derived. A matter directly and substantially in issue are those matters which are essential for a just and final decision of a suit. That is, these are those matters or facts, bracket में लिख लो facts, or facts which essentially would go on to prove or disprove the cause of action in the suit. What matters in the suit? What matters will be directly and substantially in issue would depend upon the nature of the suit. That is, the cause of action, the relief claimed, and the pleadings in the suit. Cause of action, relief claimed, and the pleadings in the suit. Now next paragraph. Next para. Any matter which is not essential for a just and final decision of the suit, but was raised in the suit by either of the parties will be called what? Will be called matters collaterally and incidentally in issue. The actual test for such issue, such मतलब वो collaterally वाले. The actual test for such issues is simply as to whether they were directly or substantially in issue or not. Is simply as to whether they were directly and substantially in issue or not. ठीक, मतलब कोई भी ऐसा इशू जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू नहीं है, मतलब सूट को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी नहीं है, वो कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इन इशू होगा. अब आगे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ. द मैटर्स विच आर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू एंड आर विद इन द नॉलेज ऑफ द पार्टीज कैन बी रेज्ड इन द सूट and they ought to be raised in the suit, as it is the duty of the parties to make the suit comprehensive. It is the duty of the parties to make the suit comprehensive by raising all the matters so that a multiplicity of proceedings can be avoided. Any matter directly and substantially in issue raised in a suit will bar a trial of the same issue in a subsequent suit. Will bar a trial of the same issue in a subsequent suit, as that issue has been already heard and decided. This is what is called direct res judicata. अब ये रेज हुआ था इसलिए डायरेक्ट रेज judicata. कंस्ट्रक्टिव तो तब होता जब रेज नहीं किया होता. तो इसमें मैंने बोला पहले रेज किया था पार्टी ने और कोर्ट ने हर्ड एंड डिसाइड कर दिया, तो उस पर फिर डायरेक्ट रेस जूडिकाटा लगेगा. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट रेस जूडिकाटा एंड रिलेट्स टू एक्सप्लेनेशन 3 सेक्शन 11. एक्सप्लेनेशन 3 ऑफ सेक्शन 11. ठीक. नेक्स्ट पैराग्राफ. एनी मैटर which was directly and substantially in issue and which might and ought to have been raised in the former suit but was not raised by the party will also be said to have been impliedly or constructively heard and finally decided by the court in the former suit. And thus when the same issue is expressly raised by a party in a subsequent suit, then what will happen? क्या होगा? In a subsequent suit, res judicata by construction or by implication, will be
raised या applicable applied. By implication will be applicable, and this is what is called constructive res judicata and relates to explanation 4 of section 11. Fine. तो देखो इसमें ये जो पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्यों लगता है, तो ये एग्जाम में ज़रूर लिखिएगा, यहाँ पर आपका आंसर दूसरों से डिफरेंट हो जाएगा। ये मैं लिखवा चुका हूँ। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इस वजह से लगता है कि जो इशूज़ आपको रेज करने चाहिए थे और आपने नहीं किए, उन इशूज़ पर भी माना जाएगा कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया था इम्प्लाइडली, क्योंकि आपकी ड्यूटी थी आप रेज करो और आपने नहीं किया, तो उन पर भी इम्प्लाइडली माना जाएगा कि डिसाइड हो चुका है। और क्योंकि वो डिसाइड हो चुका है तो अब दोबारा रेज करोगे तो डिसाइड दोबारा नहीं किया जाएगा उसको, एंड देयरफॉर कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा विल अप्लाई, एंड दिस रिलेट्स टू एक्सप्लेनेशन नंबर 4। ठीक, अब दैट्स इट फॉर दैट। अब इसके बाद अब लास्ट का ये कंपैरिजन है फॉर दिस लेक्चर। अब उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में वी वुड सी द एग्जांपल्स। दिस इज लास्ट पॉइंट फॉर दिस लेक्चर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैटर इन इशू, कॉज ऑफ एक्शन एंड रिलीफ। छोटा सा डिस्कशन है। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या होगा आपका, द राइट एंड द वायलेशन ऑफ दैट राइट, एंड रिलीफ इज द रेमेडी दैट यू आर क्लेमिंग। Cause of action is the right and the violation of that right, and relief is the remedy that you are claiming. And what is matter in issue? Process by which, अब इसको अगर शॉर्ट में बोलें तो fact by which creates that right, the fact which creates that right, or the facts on the basis of which the existence of that right can be proved or disproved. तो defendant का भी तो होगा matter in issue. If I am saying that I am having legal right, so facts by which I can prove my legal right, and similarly the facts by which the defendant can disprove my legal right, those facts will be called matters in issue. अब इसको अगर इस तरीके से देखते हो, cause of action, relief और matter in issue। matter in issue के बेसिस पर plaintiff अपना cause of action प्रूव करेगा, डिफेंडेंट डिस्प्रूव भी कर सकता है, बट मैं प्लेंटिफ की बात कर रहा हूँ। मैटर इन इशू बिकम्स द प्रूफ ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, एंड वंस द कॉज ऑफ एक्शन इज प्रूव्ड, देन व्हाट, यू विल गेट द रिलीफ। ये कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस है। मैटर इन इशू प्रूव्ड, कॉज ऑफ एक्शन प्रूव्ड, कॉज ऑफ एक्शन प्रूव्ड, तो रिलीफ विल बी ग्रांटेड। सो दैट इज द सीक्वेंस। Relief is always after the cause of action, and matter in issue will always before cause of action। मतलब cause of action प्रूव करना है तो matter in issue प्रूव करो, और cause of action प्रूव कर दिया तभी आपको रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप अलेज करो कि ये मेरा cause of action है। First of all you plead your cause of action। The matter of issue has to also be pleaded। Once you have pleaded the cause of action, then thereafter you will relate that to matter in issue। ठीक, matter in issue will go on to prove the cause of action, and once the cause of action is proved, it will be enabling you to obtain the relief। ठीक, तो इस पे लिख लीजिए आप एक सेंटेंस। matter in issue is the evidence for the cause of action। Matter in issue is the evidence for the cause of action, and once the cause of action is proved by proving the matter in issue, then only the relief will be granted। ठीक, अब in the next lecture we would discuss the examples, res judicata, different examples। So that's it for this lecture. Thank you।